नमस्कार दोस्तों, किताबी कीड़ा के नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। इस एपिसोड में हम जिस किताब की चर्चा करने जा रहे हैं वह 2 भागों में छपी है। पहला भाग मैंने पहले ही पढ़ लिया था, लेकिन दूसरे भाग का इंतज़ार कर रहा था, इसलिए इसकी समीक्षा नहीं की थी। यह किताब है वीर सावरकर की जीवनी। लेखक हैं विक्रम संपत। यह पेंगुइन से छपी हुई किताब है। सावरकर का जन्म 1883 में हुआ था। 1924 में उनको जो काला पानी की सजा हुई थी उससे वो रिहा हुए थे। पहला भाग जो है उनके जीवन के इस कालखंड को कवर करता है। इस जीवनी का जो दूसरा भाग है वो 1924 से 1966 तक के उनके जीवन को कवर करता है, और जब उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया था, लेकिन वो नज़रबंदी में रहे थे 1937 तक। तो इन दोनों किताबों की, चूँकि ये एक ही किताब के 2 अंश हैं, तो हमने एक साथ इसलिए चुना है ताकि अगर कोई पाठक पढ़ना चाहे जिसको रुचि हो सावरकर में, और इस वक्त सब सावरकर बहुत चर्चा में रहते हैं, तो ये दोनों भाग एक साथ उसको पढ़ना चाहिए। मुख्तसर तौर पे बात करेंगे कि इन दोनों किताबों में क्या है। जाहिर है आप लोग जानते होंगे कि किताब का कंटेंट बताने का हमारा इरादा नहीं रहता है, बस हम ये बताना चाहते हैं कि किताब आपके किन सवालों का जवाब दे सकती है, या किताब पठनीय है या नहीं है। किताब का कंटेंट बता देने से ये उद्देश्य की हानि होती है कि लोग किताब नहीं पढ़ते हैं, सिर्फ वीडियो देखकर जान जाना चाहते हैं कि किताब हमने पढ़ ली है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। पहला भाग उनके क्रांतिकारी जीवन को समर्पित है। स्कूल के समय से ही सावरकर संगठन करता थे, और देशभक्ति, चूंकि वैसा माहौल था देश में उस वक्त, तो कम उम्र से ही वो देशभक्ति से जुड़े कामों में जुड़ गए थे और तमाम तरह की गतिविधियों में वो लिप्त रहते थे। क्रांतिकारी गतिविधियों के अलावा या राजनीतिक गतिविधियों के अलावा ही साहित्यिक और लेखकीय रुझान भी उनके पहले से ही दिखते थे। और ये 1910 में उनको अंग्रेज़ों ने काला पानी की सज़ा दे दी, जो उस वक्त की सबसे कुख्यात और कष्टदायी सज़ा मानी जाती थी। तो उसके पहले तक वो आज़ाद रहे, और सावरकर ने ये सज़ा एक तरीके से खुद ही चुनी थी, क्योंकि उन्होंने जानबूझ के समर्पण कर दिया था पुलिस के सामने, और वो जेल चले गए थे। उनके ऊपर एक नैतिक दबाव था कि जब दूसरे उनके साथी जेल जा रहे हैं तो क्या वो बच के यूरोप चले जाएं अपने अन्य साथियों के पास, या ब्रिटिश पुलिस को गिरफ्तारी दें। तो इस किताब के अनुसार सावरकर ने जानबूझ के गिरफ्तारी दी, क्योंकि वो नैतिक रूप से इसे गलत मान रहे थे कि वो आज़ाद घूमें और उनके द्वारा बनाई गई योजनाओं को अंजाम देने वाले उनके साथी जेल चले जाएं। सावरकर का जो जेल का जीवन था, 1910 में वो जेल गए तो करीब 14 साल लगातार काला पानी की सज़ा में रहे। तो उस दौरान उनका जीवन बहुत कठिन था। इस किताब में उसके ब्यौरे आप पढ़ेंगे जब पहले भाग में, तो आप हिल जाएंगे। बहुत ही कष्टकारी है, सामान्य मनुष्य के बस की बात नहीं है। इसी दौरान एक विवाद चलता रहता है कि सावरकर ने कई बार माफ़ी मांगने के लिए पत्र लिखे थे। इस किताब को आप पढ़ेंगे तो आपको उसका विस्तृत ब्यौरा मिलेगा, और ये बहुत ही प्रामाणिक स्रोत के आधार पर लिखी गई किताब है। कुछ एकाध चीज़ें इसकी विवादित भी हुई हैं, तो फिलहाल हम उनको इस चर्चा में छोड़ दे रहे हैं। इस भाग में आप पढ़ेंगे कि किस तरीके से जो उनके अंदर एक हिंदुत्व और हिंदू की राजनीति जो है उसके भी बीज इस दौरान ही उनके मन में पड़ गए थे, जेल में ही। और जब वो जेल से बाहर निकले तो उनकी चर्चित किताबें हुई जो उन्होंने हिंदुत्व पे लिखी या अन्य विषयों पे लिखी। इस भाग में ही आप पढ़ेंगे कि जेल से निकलने के लिए जो उन्होंने माफ़ीनामे लिखे थे, वो कहीं ना कहीं उस जमाने में बहुत सारे लोग उसका प्रयोग करते थे। सावरकर ने भी उसका प्रयोग किया। सावरकर के माफ़ीनामे के बारे में इसमें काफ़ी ब्यौरा है। गांधी जी ने भी उनके रिहाई के लिए प्रयास किया था, सावरकर के भाई के कहने पे। खुद सावरकर के भाई ने प्रयास किया, सावरकर ने भी प्रयास किया। सावरकर की जीवनी जब आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि वो बहुत ही ज़्यादा उपयोगितावादी या व्यवहारवादी या प्रैग्मेटिक थे। अगर आपने बर्तोल्ट ब्रेख्त का नाटक पढ़ा होगा गैलीलियो का मुकदमा, तो उसमें ब्रेख्त दिखाते हैं कि गैलीलियो को जब ये एहसास हुआ कि अगर उन्होंने चर्च से माफ़ी नहीं मांगी तो उनको मार दिया जाएगा, तो उन्होंने माफ़ी मांग ली और वो चुपचाप अपना काम करते रहे। और जब उनका काम पूरा हो गया तो वो किताब, उनकी जो खोज थी, उसने दुनिया के विज्ञान के इतिहास को बदल दिया। ब्रेख्त ने दिखाया कि किस तरीके से किसी बड़े मकसद के लिए अपने अहंकार से या इस तरह के तात्कालिक समझौते करने पड़ते हैं। तो सावरकर की भी लगभग यही रणनीति थी जो किताब पढ़कर जाहिर होती है असली। और इस सावरकर के बारे में जो पहले खंड में दिया हुआ है, हम लोग बहुत मोटे तौर पे जानते ही हैं, चूँकि सावरकर बहुत चर्चित हैं भारत में, और इसमें ब्यौरा बहुत डिटेल है। असली जो इस किताब का जो मेरे लिए ख़ास तौर पे मेरी जिज्ञासा थी, जो मेरी रुचि थी
कि 1924 के बाद सावरकर का जो जीवन है, जो हम जैसे लोग भी ज़्यादा नहीं जानते थे कि रिहाई के बाद सावरकर ने क्या किया और उसके बाद उनके जीवन के मुख्य उद्देश्य क्या रहे। सावरकर को जब रिहा किया गया तो उनके ऊपर राजनीतिक गतिविधियों में भागीदारी की पाबंदी लगी हुई थी। सावरकर 1924 में जेल से रिहा हुए और 1937 तक उनको यह था कि वो रत्नागिरी के बाहर नहीं जा सकते हैं, वो अपने ज़िले से के अंदर रहेंगे और ज़्यादातर वो घर पे ही रहते थे और गैर राजनीतिक गतिविधियों में ही शामिल हो सकते थे। उनकी गतिविधियों पे सरकार की और उसके जासूसों की बड़ी बारीक नज़र रहती थी। छोटी छोटी चीज़ों पे वो जो लिखते थे, जो बोलते थे, इस पे सरकार की नज़र रहती थी। किताब में इस तरह के ब्यौरे हैं जो इस बात को दिखाते हैं कि कई बार उनसे सरकार पूछती भी थी कि भाई ये आपने ऐसा कहा, इसका क्या मतलब है, तो सावरकर उसकी सफाई देते हैं। तो कुल मिला के वो तालमेल बिठाते थे अपने इस नज़रबंदी जो ज़िले में थे, वो ज़िलाबंदी कह लीजिए आप। तो उसके बाद जब 37 में उनका ये ज़िलाबंदी या नज़रबंदी वाला अवधि खत्म हुई तो उसके बाद वो थोड़ा सा राजनीतिक रूप से सक्रिय हुए, लेकिन फिर भी उन पे नज़र रहती थी सरकार की, ब्रिटिश सरकार की। और जब ये नज़रबंदी खत्म हुई 1937 में तो उसके बाद वो हिंदू महासभा के अध्यक्ष चुने गए। उसके बाद उनकी सक्रियता आप भी जानते हैं कि 1937 के बाद ही है, जो 1947 तक करीब बहुत तेज गतिविधियाँ हो गई थी और द्वितीय विश्व युद्ध भी उसके बीच में हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन उस बीच में हुआ। इस दौरान भी सावरकर की भूमिका को लेकर तरह तरह के सवाल उठते रहे, जैसे कि ब्रिटिश सेना में भर्ती को लेकर। तो सावरकर ने उसके लिए अभियान चलाया, तो उसका भी उनका एक मकसद था, रणनीतिक मकसद था, जो इस किताब को पढ़कर आप जान पाएंगे कि ऐसा उन्होंने क्यों किया। इसके अलावा एक चीज़ सावरकर को लेकर कि सावरकर की विचारधारा क्या थी, उसको लेकर भी बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होते हैं। तो इस किताब में उनके विभिन्न वैचारिक पहलुओं को अधिक से अधिक समेटा गया है। आप जान सकते हैं कि जैसे कि सावरकर ने एक लेख लिखा था जिसकी हम चर्चा करना चाहेंगे। उन्होंने हिंदू समाज के लिए 7 बेड़ियाँ उन्होंने पहचानी थी, या उनका कहना था कि भाई ये जो 7 चीज़ें हैं उसी की वजह से हिंदू समाज कमज़ोर है या विभाजित है या पराजित है। तो पहली जो बंदी थी उनकी वेदोक्त बंदी, कि सावरकर मानते थे कि जो एक समय में ऐसा था कि वेद जो है केवल ब्राह्मण ही वेद पढ़ने का अधिकारी है, तो ये नहीं होना चाहिए, सभी को वेद पढ़ने का अधिकारी होना चाहिए। और वो खुद भी उस वक्त अछूत समझी जाने वाली जातियों को गायत्री मंत्र सिखाते थे और ऐसा करते थे ताकि वेद पढ़ने की जो ब्राह्मण तक सीमित है परंपरा, वो सभी हिंदुओं का उस पर समान अधिकार हो। दूसरा, वो मानते थे कि व्यवसाय बंदी, यानी कि जो जाति या वंशावली के आधार पर लोग अपना काम चुनते हैं, इससे समाज की हानि होती है। और वो मानते थे कि योग्यता के आधार पर लोगों को अपना पेशा चुनना चाहिए। तो ये उनकी दूसरी बंदी थी, व्यवसाय बंदी। तीसरी थी स्पर्श बंदी, यानी कि वो मानते थे कि ये जो छुआछूत चल पड़ा है भारतीय हिंदू समाज में, उसकी वजह से समाज बहुत कमज़ोर हुआ और इसका भी वो काफ़ी विरोध करते थे। चौथी है समुद्र बंदी। उस वक्त आपने पढ़ा होगा कि गांधी जी भी या अन्य लोग जब जाते थे विदेश तो उनके घर वाले इस बात की बड़ी आपत्ति करते थे कि आप समुद्र के पार नहीं जा सकते। सावरकर मानते थे कि इस मान्यता ने भी समाज को काफ़ी पिछड़ा बनाया है हिंदुओं को, और इसको खत्म होना चाहिए। 5वीं है शुद्धिबंदी। सावरकर मानते थे कि धर्मांतरण की व्यवस्था न होने के कारण जो हिंदू किसी कारण से हिंदू नहीं रहे हैं या धर्म परिवर्तन कर चुके हैं, उनको वापस हिंदू बनाने की विधि होनी चाहिए। इसीलिए वो आर्य समाज के जो धर्मांतरण मुहिम है उसको समर्थन करते रहे थे। तो वो मानते थे कि ये व्यवस्था होनी चाहिए कि जो हिंदू बनना चाहे वो बन सके। छठी है रोटी बंदी। आप खान पान में छुआछूत का जो असर था कि लोग एक दूसरे का छुआ या दूसरे जाति का भोजन नहीं करना चाहते, सावरकर इसके भी विरोधी थे। वो मानते थे कि इस तरह की कुप्रथा से हिंदू समाज कमज़ोर होता है, इसको दूर होना चाहिए। और 7वीं थी बेटी बंदी। सावरकर मानते थे कि जो अंतर जातीय विवाह पे जो रोक है उसकी वजह से भी हिंदू समाज कमज़ोर हो गया है और इसको ख़त्म होना चाहिए। अगर आप 1924 से, जो इस किताब से जो मुझे पता चला कि वो अगर 1924 में जब से वो जेल से छूटे, तो आप देखेंगे कि सावरकर का जो पूरा जीवन था काफ़ी दूर तक, अगर हिंदुत्व की राजनीति को छोड़ दें, तो अस्पृश्यता या छूत या जातिवाद के खिलाफ उन्होंने बड़ा लंबा आंदोलन चलाया और संघर्ष किया। कि जैसे उन्होंने एक बहुत चर्चित ही, आप लोग जानते ही होंगे कि पतित पावन मंदिर उन्होंने शुरू किया जिसमें सभी जाति के लोग आ सकते थे। फिर उन्होंने ऐसा एक कैफ़े खोला जिसमें सभी जाति के लोग एक संग खाना खा सकते थे। सावरकर नियमित रूप से सर्वजातीय भोज करते थे और इसको लेकर वो बहुत कड़े निर्णय लेते थे कि जहाँ पे उनको सर्वजातीय भोज करने की अनुमति नहीं मिलती थी, जैसे हिंदू महासभा या किसी उनके
हिंदू दक्षिणपंथी संगठन का ही आयोजन होता था। तो उनकी एक मांग होती थी कि भाई आप यहाँ पे सर्वजातीय भोज कराइए, सभी लोग मिलकर एक संग बैठ के खाना खाएंगे। तो कुछ लोग मना कर देते थे, तो सावरकर वहाँ जाने से भी मना कर देते थे। उन्होंने एक अपने सभा में गए तो उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि मेरी मृत्यु पर सभी जातियों के लोग मिलकर मुझे कंधा दें, एक महार, एक मराठा, एक ब्राह्मण और एक मंग मेरे शव को कंधा दें। सावरकर ने ये नाबालिग हिंदू लड़कियों के विवाह का भी बहुत विरोध किया। वो मानते थे कि ये कुरीति है, इसको खत्म होना चाहिए। सावरकर ने अछूतों के बीच जनेऊ का भी वितरण किया। वो उनके लिए शिक्षा का भी प्रसार करने का पूरा प्रयास करते थे। सावरकर की एक चीज़ बहुत चर्चा में रहती है कि 1929 से 1937 तक ब्रिटिश सरकार ने उनको 60 रुपये हर महीना भत्ता दिया था। तो लोग इसको बार बार मीडिया में, सोशल मीडिया में कहते हैं कि उन्होंने ब्रिटिश सरकार से पैसा लेते थे, लेकिन इसका भी एक संदर्भ है। मैं चाहता हूं कि आप किताब पढ़ के पूरा डिटेल जानें। आप संक्षेप में इतना ही समझ लीजिए कि जब सावरकर जेल से छूटे तो सावरकर की जो कानूनी, उन्होंने लंदन से बैरिस्ट्री की थी, तो उसकी डिग्री भी वहाँ पे पंजीकरण नहीं हुआ। उनकी सारी जायदाद सरकार ने जब्त कर ली थी, उनकी सारी किताबें जब्त कर ली थी और उनके ज़िले से बाहर जाने पे पाबंदी थी। यानी उनके आय के जितने भी स्रोत हो सकते थे वो सभी बंद कर दिए गए थे सरकार के द्वारा। ब्रिटिश सरकार ने ये व्यवस्था कर रखी थी कि ऐसे जो भी बंदी होते थे, जिनके आय के सभी स्रोत सरकार जब्त कर लेती थी, तो उनके रहन सहन के लिए एक राशि उनको प्रदान की जाती थी। हालांकि जो अन्य लोग थे उन्होंने भी चंदा करके भी सावरकर को पैसा दिया, लेकिन ब्रिटिश सरकार इस एवज में उनको पैसा देती थी कि चूंकि उनको किसी भी तरह के कामकाज के लिए जगह नहीं बची थी। सावरकर के बारे में एक रोचक प्रसंग इसमें किताब में जिक्र है कि एक महिला को केवल इसलिए नौकरी से हटा दिया गया क्योंकि उसके नाम में सावरकर लिखा हुआ था अंत में, और वो सावरकर की दूर दूर तक रिश्तेदार नहीं थी। तो सरकार इस हद तक उनसे चिढ़ी हुई थी। जो इस किताब से एक और पहलू सामने आता है कि वो अंतर्राष्ट्रीय मामलों पे बड़े जागरूक रहते थे। खासतौर पे नेपाल में चीन के असर या तिब्बत में चीन के कब्जे को लेकर वो बहुत जागरूक थे। वो मानते थे कि अगर तिब्बत एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में चीन और भारत के बीच में नहीं रहा तो चीन अगर भारत की सीमा लगती है तो भारत के लिए नकारात्मक होगा, भारत के हित में नहीं होगा। तो वो इसके बड़े आलोचक थे और बाद में चीन भारत युद्ध भी हुआ, तिब्बत पे चीन का लगभग कब्जा ही हो गया। तो ये एक तरीके से उनका माना जाए कि दूरदर्शिता थी इस मामले में। नेपाल को भी लेके उनकी दृष्टि जो थी आज काफ़ी हद तक सही दिखती है। सावरकर की जो एक दूसरी चीज़ सबसे विवादित है उनकी इतिहास दृष्टि। वो इतिहास को जैसे देखते थे, 1857 पे उन्होंने किताब लिखी तो बड़ी चर्चित हुई थी। तो वो पूरे भारतीय इतिहास को इस तरीके से देखते थे कि जो गैर भारतीय धर्म है, जैसा कि खासतौर पे दो धर्म है, ईसाईयत और इस्लाम, तो उनको वो आक्रमणकारी के तौर पे देखते थे। और जो यहाँ के मूल धर्म है, भारत से जो शुरू हुए धर्म है, उनको एक खांचे में रख कर देखते थे। वो पूरे भारतीय इतिहास को इस तरीके से देखते थे कि जैसे भारत में लगातार एक भारतीय मूल के लोगों और आक्रमणकारियों के बीच में युद्ध चलता रहा है। उनकी स्थापना यह थी कि भारत में जो मुस्लिम आक्रमणकारी भी आए तो वो भले उनका एक राज्य बना और उनकी एक सल्तनत बड़ी सल्तनत भी रही, लेकिन कहीं ना कहीं भारत में किसी न किसी कोने में कोई न कोई हमेशा विद्रोह करता रहा और उसकी भी एक समानांतर सल्तनत रही। और इस वजह से भारत में हमेशा एक प्रतिरोध रहा, जिसकी वजह से बाकी अन्य दुनिया की तरह जो है पूरे देश का ईसाईकरण या इस्लामीकरण नहीं हुआ भारत में। इसलिए वो पूरे भारतीय इतिहास को 6 भागों में बांट कर देखते थे, जिसकी हम यहाँ चर्चा करना चाहेंगे। पहले भाग को चाणक्य और चंद्रगुप्त तक का समय मानते थे। दूसरे पुष्यमित्र और शुंग का जो समय था उसको मानते थे कि यवन आक्रमणकारियों का वो संहारक था। तीसरे वो विक्रमादित्य को मानते थे, उसके काल को, उसको शक और कुषाण के खिलाफ जिसने युद्ध जीता उस विजेता के तौर पे देखते थे। फिर चौथे वो यशोधर्म को बहुत मानते थे और हूणों को हराने वाला उसको मानते थे। पांचवा जो हिस्सा है वो मुस्लिम आक्रमणकारियों का है, विजयनगर साम्राज्य का है और शिवाजी के नेतृत्व में मराठा साम्राज्य का उदय, टीपू सुल्तान का साम्राज्य और पानीपत की लड़ाई, इन सब पीरियड को उसमें वो रखते थे। और छठा जो था ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड था और उसके खिलाफ जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ और आज़ादी मिली। तो इस तरीके से वो देखते थे। सावरकर की इतिहास दृष्टि विवादित है, आज भी विवादित है। सावरकर के कुछ अन्य विचार भी हम लोग देख सकते हैं कि जैसे वो रूढ़िवादी नहीं थे। सावरकर बहुत ही जिसको कह सकते हैं कि वो वैज्ञानिक दृष्टि अपनाते थे बहुत सारी चीज़ों के मामले में। या जैसे गाय है तो गाय को लेकर अभी तक संवेदनशीलता है भारत में, लेकिन वो इसको बहुत महत्व नहीं देते कि किसी जीव से इतना ज़्यादा अटैच हो जाए आदमी। और
उनका एक नेशनल कॉलेज मेडिकल कॉलेज में उन्होंने छात्रों से कहा था कि विश्व की प्रगति असाधारण प्रतिभाओं के दम पर होती है जो खोज और महान कार्य अंजाम देते हैं। जब तक भारत में महान प्रतिभाएं जन्म नहीं लेती हैं तब तक वो विकृत अवस्था से उबर नहीं सकता है। छात्रों को सामान्यता के बजाय उत्कृष्टता हासिल करना चाहिए। तो इस तरह से वो मानते थे कि जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है उसकी तरफ भारत को बढ़ने में ही भारत की उन्नति है। उनका एक और कोटेशन में इसी किताब से आपको पढ़ना चाहूँगा कि यह समय दर्शन, तर्क, समाज विज्ञान का नहीं होकर रसायन, रेडियोलॉजी, बैलिस्टिक और सैन्य अभियांत्रिकी का है। आगामी दशकों में कविता और कवियों, उपन्यास और उपन्यासकारों की कमी नहीं महसूस होने वाली। ऑस्ट्रिया और चीन ने अच्छा साहित्य नहीं बल्कि सैन्य शक्ति न होने के कारण दुख झेले। वो पंडितों और बौद्धिकों, क्या आपने ऑस्ट्रिया के राष्ट्रपति की अंतिम करुण पुकार नहीं सुनी कि हम जर्मन बंदूकों के नीचे लेट गए हैं, जर्मन सॉनेट्स के नीचे नहीं। मैं कला के लिए कला के सिद्धांत का पक्षधर हूँ, लेकिन जब कोई थिएटर जल रहा हो तो कला प्रेमी का कर्तव्य है कि वह लपटे बुझाने के लिए दौड़े। सावरकर मानते थे कि ये जो आर्ट और ये कला है, कविता है, कहानी है, ये स्वतंत्रता संग्राम के लिए उसको भी स्थगित कर देना चाहिए। या आप आज़ादी के बाद के संदर्भ में कहें तो चूँकि 1930 के दशक के भाषण हैं तो मान के चलिए कि हिंदू उत्थान के लिए भी आप कह सकते हैं कि इन चीज़ों को आगे के लिए टाल देना चाहिए। एक और जगह उन्होंने कहा है कि जीवन में नाटक, कविता और साहित्य की बहुत संभावना है, परंतु जब माता मृत्यु शैया पर हो, सैर सपाटा या जीवन का आनंद लेना, तारे गिनना पाप है। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा व्यवहारवादी थे, प्रैग्मेटिक थे। सावरकर का जीवन का जो सबसे विवादित अध्याय है वो जीवन भर ही लगभग किसी न किसी तरह विवादों में रहे, चूँकि वो क्रांतिकारी गतिविधियों के प्रति उनका अतिरिक्त मोह था। वो अहिंसावाद में बहुत उनका यकीन नहीं था। वो मानते थे कि शक्ति जिस समाज के पास या जिस राष्ट्र के पास रहती है वही सुरक्षित रहता है और वही उन्नति करता है हर तरीके से। तो इस वजह से भी वो चर्चा में रहे। लेकिन आज़ादी के बाद 1948 में जब महात्मा गांधी की हत्या हो गई, नथुराम गोडसे नामक हत्यारे ने उनको गोली मार दी, तो सावरकर भी उस मामले में आरोपी बनाए गए थे और बाद में वो कोर्ट से रिहा हुए। हाई कोर्ट तक मामला गया था और उससे भी वो रिहा हुए थे। लेकिन उस मामले ने उनकी छवि को बहुत गहरा धक्का पहुंचाया। उस वक्त उनकी उम्र 65 साल थी जब ये गांधी जी की हत्या हुई। और नथुराम गोडसे चूँकि उनके साथ जुड़ा रहा था, उनको अपना आदर्श मानता था, उनका एक तरीके से सहायक भी रहा था, तो उन लंबा जुड़ाव था उसका सावरकर के साथ। तो इसलिए बहुत सारे लोग इस बात को मानते हैं कि कहीं ना कहीं सावरकर जो है उसकी प्रेरणा थे। हालांकि सावरकर ने जो कहा कि मेरा उनकी हत्या में कोई रोल नहीं था और जज ने इसको माना था। किताब में दिखाया विक्रम संपत ने बहुत पहले भी किसी ने उनको सुझाव दिया था कि गोखले की हत्या कर देनी चाहिए क्योंकि वो नुकसान पहुंचा रहे हैं किसी मोमेंट को। तो सावरकर ने उसको जवाब दिया था कि क्रांतिकारी अपने साथियों के खिलाफ ऐसी हरकतें नहीं करता है। तो सावरकर का और कोई ऐसा इतिहास भी नहीं है गांधी जी को अगर छोड़ दिया जाए तो। इससे पहले कि उन्होंने अपने किसी भारतीय को दबाने के लिए या उसको रास्ते से हटाने के लिए उसके खिलाफ हिंसा का प्रयोग किया हो, उनकी हिंसा का लक्ष्य हमेशा ब्रिटिश शासन ही रहा। तो उसके बावजूद भी वो बहुत ग्रे एरिया है उसके बीच में। वो इस किताब में बहुत डिटेल में है उनके मुकदमा और मुकदमे के बाद की जुड़ी हुई चीज़ें, तो आपको निर्णय करना है। लेकिन हाँ, उस एक घटना ने सावरकर के पूरे विमर्श को, उनके पूरे व्यक्तित्व को है उस पर एक इस तरह की बादल की तरह छा गया है कि उसके बिना उन पर बात नहीं हो पाती है। तो अगर सावरकर को आपको जानना समझना है तो उस पहलू को कुछ देर छोड़ के ही बाकी चीज़ें अगर आप पढ़ें और समझें तो आप जान पाएंगे। और जहाँ तक गांधी जी की हत्या का मामला है तो सावरकर उसके बाद भी जब बरी हो गए और उस वक्त के लोग थे, नेहरू जी थे जैसे, तो नेहरू जी से उनकी वैचारिक असहमतियां गहरी थीं। लेकिन इंदिरा गांधी भी उनके नाम पे उन्होंने डाक टिकट जारी किया था। तो सरकार कहीं ना कहीं उनके प्रति एक बैलेंस रवैया लेके चलती थी। इस एपिसोड का समापन हम नेहरू जी के कथन से करना चाहेंगे। यह कथन 1957 का है, जब 1857 के 100 साल पूरे हुए और पूरे देश में उसके उपलक्ष्य में आयोजन हो रहे थे और उनके आयोजनों के केंद्र में सावरकर भी थे, वो हीरो के तौर पे, क्योंकि उन्हीं की किताब जो 1857 में उनकी किताब थी वो बहुत चर्चित रही थी। तो जब वो दिल्ली में एक बहुत बड़ा आयोजन हुआ, महाराष्ट्र में तो काफ़ी आयोजन हुए, उनको अलग अलग जगह व्याख्यान देने के लिए भी बुलाया गया, यूनिवर्सिटियों ने उनको मानद उपाधियाँ भी दी। तो उस कार्यक्रम में जब नेहरू जी को बुलाया गया तो नेहरू जी ने विनम्रतापूर्वक उसके लिए ना बोल दिया और जो उन्होंने संदेश भेजा उस संदेश को पढ़कर मैं इस एपिसोड का समापन करना चाहूँगा। सावरकर वीर पुरुष हैं, एक नायक, एक महापुरुष। इंग्लैंड में जब मैं विद्यार्थी था हम 1857 पर उनकी पुस्तक से प्रेरित थे।
यह महान पुस्तक है जिसने अनेक भारतीयों को प्रेरित किया है, परंतु वह इतिहास नहीं है। हम अनेक मुद्दों पर भिन्न मत रखते हैं और उन्हें संकोच होगा यदि मैं भिन्न स्वर में बोला। सावरकर के लिए मेरे मन में अपार श्रद्धा है और मैं उनसे ज़रूर मिलना चाहता, परंतु एक मंच पर हम दोनों का बोलना गलत होगा। तो ये थे जवाहरलाल नेहरू, और जाहिर है कि ये द्वंद्व जो बना रहा, आगे भी बना रहा और आज भी बना हुआ है, विमर्श चल रहा है। और सावरकर का व्यक्तित्व ही ऐसा था, इसलिए हम लोग भी उस पर जब भी आप पढ़ें, चर्चा करें तो ये ध्यान रखें। और ये मैं कह सकता हूँ कि हाँ, अगर आपको सावरकर में रुचि है तो ये दोनों खंड आप जरूर पढ़ें और बहुत सारी तथ्यात्मक जानकारियाँ इससे मिलेंगी। इस एपिसोड में इतना ही, शेष फिर कभी। नमस्कार।